नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज है 1 जनवरी और आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 1 जनवरी 2023 से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो 1 जनवरी 2023 के राजस्थान करंट अफेयर्स स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं यस्टरडे रिवीजन की, यानी जो क्वेश्चन कल पूछे गए थे उनका रिवीजन करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिला कलेक्टर को मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो उदयपुर के जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, जिन्हें मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार से नवाजा गया था। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने 15वें राजस्थान विधानसभा के 7वें अधिवेशन का सत्रावसान कब किया है? तो 27 दिसंबर को सत्रावसान किया गया था। तीसरा क्वेश्चन था, राजस्थान के जोधपुर संभाग का जो पहला राजकीय डेंटल कॉलेज है वो कहाँ बनाया जा रहा है? तो जोधपुर में ये डेंटल कॉलेज है वो बन रहा है। चौथा क्वेश्चन था, राजस्थान से किसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो हाल ही में जो गोल्ड मेडल जीतने वाली राजस्थान की जो बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मेघवाल को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पांचवा क्वेश्चन था, साल 2023 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर बीएसएफ के ऊंट के सवारों की जो महिला टुकड़ी है, जी हाँ, बीएसएफ के ऊंट सवारों की महिला टुकड़ी शामिल होगी। देश में महिला जवानों का जो पहला ऊंट जत्था है वो राजस्थान में खाजूवाला में कब लॉन्च किया गया था? तो 25 सितंबर को इसे लॉन्च किया गया था। छठा क्वेश्चन था, वित्तीय वर्ष 2021-22 में आर्थिक विकास दर के मामले में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो राजस्थान का इसमें दूसरा स्थान है। सातवां क्वेश्चन था, राजस्थान की किस महिला ने दिल्ली में आयोजित नेशनल मिसेज इंडिया का खिताब जीता था? तो मीनाक्षी शर्मा ने यह खिताब जीता था। आठवां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा था? तो झुंझुनू जिला है वो इस योजना के अंतर्गत अव्वल रहा था। नवा क्वेश्चन था, बेंजामिन नेतन्याहू ने छठी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इजराइल के छठी बार प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और 10वां क्वेश्चन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी ने 28 दिसंबर को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? तो 138वां स्थापना दिवस कांग्रेस का 28 दिसंबर को मनाया गया था। चलिए उससे पहले बात कर लेते हैं कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में जैसलमेर का प्रसिद्ध मरु महोत्सव साल 2023 में कब आयोजित किया जाएगा? तो वर्ष 2023 के लिए मरु महोत्सव का आयोजन है वो 3 से लेकर 5 फरवरी 2023 तक आयोजित होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जैसलमेर का प्रसिद्ध मरु महोत्सव जो 3 से लेकर 5 फरवरी 2023 तक जैसलमेर में आयोजित किया जाएगा। जी हाँ, मरु महोत्सव जो इस बार और इसे बेहतर बनाने के लिए जो जैसलमेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी ने इसमें भाग लेने के लिए बीएसएफ, वायुसेना और भारतीय सेना को भी आमंत्रित किया है। इस महोत्सव का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया जाता है। इसे डेजर्ट फेस्टिवल और रेगिस्तान महोत्सव के नाम से भी जानते हैं। ये राजस्थान का सबसे बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम मरु महोत्सव जो हर वर्ष फरवरी माह में 3 दिन तक आयोजित किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स की। तो 1 जनवरी के राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। पहला है, राजस्थान के बीकानेर में साल 2023 का अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव बीकानेर में साल 2023 का कब मनाया जाएगा? तो इसका आयोजन है वो किया जाएगा 14 से लेकर 15 जनवरी तक इसे आयोजित किया जाएगा बीकानेर में, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो वर्ष 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव जो 14 और 15 जनवरी को, जी हाँ, 14 और 15 जनवरी को राजस्थान के बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन किया जाएगा। जो बीकानेर के जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव में अधिक से अधिक देशी और विदेशी पर्यटक जुड़ सके, इसके लिए तैयारियों हेतु निर्देश भी जारी किए गए थे। अगर अब आपसे पूछ लिया जाए कि साल 2022 में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन कब किया गया था, तो 6 से लेकर 8 मार्च 2022 तक ये 2022 में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव जो बीकानेर में आयोजित हुआ था, और 2023 में इसका आयोजन 14 और 15 जनवरी को किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 के लिए कितने करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है? तो राजस्थान में जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा योजना है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 के लिए इसमें 15 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट को स्वीकृत किया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए 15 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि का भुगतान भारतीय रेलवे, खानपान और पर्यटन निगम को दिया जाएगा। इस अतिरिक्त 15 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 तक संचालित होने वाली रेल यात्राओं के लिए जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए दिया जाएगा। योजना का जो राजस्थान में मूल निवासी होने पर ही इस योजना का लाभ है वो वरिष्ठ नागरिकों को मिलता है, जिसमें 60 वर्ष या इससे अधिक की आयु के लिए इसमें पात्र होंगे। यात्रियों की संख्या भी ध्यान रखना 10,000 से बढ़ाकर इसमें वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए 20,000 की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक इबारत एक महफिल का विमोचन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखना मोहम्मद जमान आरिफ, जी हाँ मोहम्मद जमान आरिफ के द्वारा लिखी गई पुस्तक इबारत एक महफिल का विमोचन सीएम अशोक गहलोत ने हाल ही में किया था, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में मुख्यमंत्री निवास पर दरगाह कमेटी अजमेर के पूर्व अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल मरहूम मोहम्मद उस्मान आरिफ के पुत्र मरहूम मोहम्मद जमान आरिफ, ध्यान रखना, तो उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रह चुके मोहम्मद उस्मान आरिफ के पुत्र मोहम्मद जमान आरिफ द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है जिसका नाम है इबारत एक महफिल। तो ये पुस्तक से काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस पुस्तक का विमोचन सीएम अशोक गहलोत ने हाल ही में किया है। राजस्थान के बीकानेर में जन्मे मोहम्मद उस्मान आरिफ जो 5 अप्रैल 1985 से लेकर 1990 तक ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो आपको बता दें कि 1985 से 90 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर इन्होंने कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्थित पांडोली में 4 करोड़ रुपए की लागत से महाबलिदानी पन्नाधाई पैनोरमा बनाया जाएगा। तो ध्यान रखना, पन्नाधाई के बारे में आपने जरूर सुना होगा। तो पन्नाधाई पैनोरमा है तो पांडोली में बनेगा और पांडोली है वो राजस्थान के चित्तौड़ में स्थित है, चित्तौड़गढ़ में है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 4 करोड़ रुपये इसका बजट है वो रखा गया है। सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो चित्तौड़गढ़ जिले में महाबलिदानी पन्नाधाय के पैतृक स्थल पांडोली में महाबलिदानी पन्नाधाय पैनोरमा बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पैनोरमा के निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। तो पन्नाधाय ने अपने पुत्र की बलि देकर उदय सिंह की रक्षा की थी। इस पैनोरमा के द्वारा पन्नाधाय के व्यक्तित्व को विभिन्न माध्यमों के जरिए दर्शाया जाएगा और जिससे आमजन को उनके अविस्मरणीय बलिदान, त्याग, साहस और स्वाभिमान और स्वामी भक्ति की जानकारी मिलेगी। तो इसके अलावा और पैनोरमा कहाँ कहाँ बनाए के लिए स्वीकृति प्रदान की है ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। शाहपुरा में स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह का बारट का पैनोरमा बनाया जाएगा। चावड़ में महाराणा प्रताप का पैनोरमा बनेगा। दौलतपुरा में लोक देवता अमराजी भगत का भी पैनोरमा बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में वैश्विक संस्था विमेन इकोनॉमिक फोरम द्वारा लीडर ऑफ डिकेड सम्मान किसे दिया गया है। तो वैश्विक संस्था विमेन इकोनॉमिक फोरम की ओर से लीडर ऑफ डिकेड के सम्मान से नवाजा गया है अशोक चांदना को, जो खेल राज्य मंत्री है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान में खेल मंत्री है अशोक चांदना, जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के खेल और युवा मामलों के मंत्री और जनसंपर्क विभाग के राज्य मंत्री अशोक चांदना को वैश्विक संस्था विमेन इकोनॉमिक फोरम की ओर से 30 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित समारोह के दौरान लीडर ऑफ डेकेड के सम्मान से सम्मानित किया गया है। विश्व स्तर पर महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए जो कार्यरत संस्था विमेन इकोनॉमिक फोरम की ओर से अशोक चांदना को यह सम्मान उनकी अगुवाई में राजस्थान सरकार की ओर से जो बालिकाओं और महिलाओं के उत्थान एवं सशक्तिकरण के लिए चलाए गए कार्यक्रमों के लिए इन्हें पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में अजमेर में आयोजित 8वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है। तो अजमेर में 8वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था और ये प्रतियोगिता आर्मी रुड़की उत्तराखंड ने जीती है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जयपुर की टीम इसमें उप विजेता रही थी। जो अजमेर में 8वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन है वो किया गया था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के अजमेर में मेजर ध्यानचंद क्लब के तत्वावधान में 8वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 30 दिसंबर को अजमेर के केकड़ी के जो पटेल मैदान में संपन्न हुई थी। प्रतियोगिता में विजेता की टीम जो विजेता रही थी आर्मी रुड़की उत्तराखंड, उप विजेता जो हॉकी की टीम जयपुर रही थी। फाइनल मैच आर्मी रुड़की उत्तराखंड और हॉकी जयपुर के बीच खेला गया था, जिसमें आर्मी रुड़की उत्तराखंड ने, अगर बात की जाए तो 1-0 से इसमें है वो जीत दर्ज की है उत्तराखंड ने। नेक्स्ट है,
राजस्थान में किसकी अध्यक्षता में कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति का गठन किया गया था, जिसने 30 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की है। तो राजस्थान में आपको बता दें कि खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया था, जो कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति, जिसमें 30 दिसंबर को इस समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट है वो सीएम के समक्ष प्रस्तुत की थी। आइए जानते हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांगों को अध्ययन कर विश्लेषण के लिए गठित की गई खेमराज कमेटी ने 30 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की है। कमेटी द्वारा पूर्व में भी अपनी जो अंतरिम रिपोर्ट है वो 2 फरवरी 2022 को प्रस्तुत की गई थी, जिसकी क्रियान्विति की जा चुकी है। तो सीएम अशोक गहलोत ने वर्ष 2021-22 के बजट में विभिन्न कर्मचारी और अधिकारी के संगठनों की मांगों के अध्ययन और विश्लेषण हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था, जो खेमराज कमेटी है जो गठित की गई थी, जिसने हाल ही में 30 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की है। खेमराज चौधरी जो सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी है, इनकी अध्यक्षता में कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति का गठन किया गया था। तो और कौन कौन सी समितियां आपके लिए महत्वपूर्ण है जो याद रखने योग्य है, तो जिला पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष राम लुबाया की अध्यक्षता में जिला पुनर्गठन समिति का गठन किया गया था। इसके अलावा जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सुधार के लिए जो समिति बनाई थी, इसमें अध्यक्ष थे विजय कुमार व्यास। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का 4 से लेकर 10 जनवरी 2023 तक राजस्थान में कहाँ आयोजन किया जाएगा। तो राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी के जो 4 से लेकर 10 जनवरी तक इसका आयोजन है वो राजस्थान के पाली जिले के रोहट में, जी हाँ पाली जिले के रोहट में इसका आयोजन है वो किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो स्काउट एंड गाइड का जो सबसे बड़ा कार्यक्रम है जो राजस्थान में हो रहा है, राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी 4 से लेकर 10 जनवरी 2023 तक पाली जिले के रोहट में इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश और विदेश से लगभग 35,000 स्काउट एंड गाइड इसमें हिस्सा लेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने इसके आयोजन के लिए 24.70 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी जारी की है। राजस्थान को तकरीबन 66 साल बाद इस जम्बूरी की मेज़बानी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO किसे नियुक्त किया है। तो जी कमलावर्धन राव को CEO बनाया गया है FSSAI का, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जी कमलावर्धन राव, जिन्हें 29 दिसंबर को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया है। जी कमलावर्धन राव जो केरल कैडर के 1990 बैच के IAS अधिकारी है। इससे पहले वे भारतीय पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक भी रह चुके हैं। जी कमलावर्धन राव जो केरल पर्यटन के सचिव के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं। FSSAI की अगर बात की जाए तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 5 सितंबर 2008, जी हाँ 2008 में सितंबर माह में 5 सितंबर को की गई थी। राजेश भूषण FSSAI के वर्तमान में अध्यक्ष है। सचिव ध्यान रखना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO बनाया गया है जी कमलावर्धन राव को, लेकिन इसके अध्यक्ष है राजेश भूषण। ये केंद्रीय और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत FSSAI कार्य करती है और इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय है, जिसमें दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता, कोचीन और चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में BSF के जवानों के लिए मोबाइल ऐप प्रहरी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था। तो BSF के जवानों के लिए जो मोबाइल ऐप प्रहरी है, उस ऐप का शुभारंभ किया है हाल ही में अमित शाह के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो गृह मंत्री अमित शाह ने BSF के जवानों के लिए लॉन्च किया है प्रहरी मोबाइल ऐप। जी हाँ, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा 29 दिसंबर को नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के मोबाइल ऐप प्रहरी का शुभारंभ किया है। जहाँ BSF प्रहरी ऐप से जो जवान है वो अपने मोबाइल पर निजी जानकारी और आवास, आयुष्मान, CAPF और छुट्टी से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। यह ऐप उन्हें गृह मंत्रालय के पोर्टल से भी जोड़ेगा। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिला कलेक्टर को मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार, ध्यान रखना राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिला कलेक्टर को मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।